हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। और इससे पहले भी हमने आपको सभी सब्जेक्ट के चार मॉडल पेपर करवा दिए हैं, ठीक है, जिसकी प्ले लिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी इसी चैनल पर। तो आप तुरंत चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को देख सकते हैं। और अक्टूबर में आपकी परीक्षाएं भी स्टार्ट होने जा रही हैं, आपकी एग्ज़ाम स्कीम भी आ चुकी है, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है ताकि सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर है आपका बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 50 अंक का आपका ये पेपर होता है। और सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप इस PDF फाइल को कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बालक का जो विभाजन है वो कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि बालक का जो विभाजन है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। कितनी? 3 अवस्थाओं में बालक का जो विभाजन है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। तो आप बताएंगे कि स्किनर महोदय, ठीक है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, वो स्किनर हैं। कौन है? स्किनर। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी भाषा जो है वो प्रयुक्त की जाती है। यानी कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, कानों में प्रॉब्लम होती है, सुनने में यहाँ पर किसी भी तरह की असुविधा होती है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। और जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है, आँखों में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए फिर ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन वी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा यहाँ पर, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है। तो आप बताएंगे कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 6 संवेग का प्रकार नहीं है, ठीक है। संवेग का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो ध्यान है ये संवेग का प्रकार नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा जा रहा है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो आपको बताना है कि बालकों में स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है वो किशोरावस्था में जो है वो प्रबल हो जाती है। यानी कि किशोरावस्था में बच्चा जो है वो खुद को स्वतंत्र रखना चाहता है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे कि ये जो है ये तत्परता का नियम है। किसका? तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर ऑप्शन वी, ठीक है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो आप बताएंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये विकास को प्रभावित करती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आप बताएंगे कि नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या है वो लगभग 270 होती है। रखना है आपको ध्यान। और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की जो संख्या है वो 206 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन नवजात जो यहाँ पर शिशु होता है, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, उसमें हड्डियों की जो संख्या है वो 270 होती है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 11 में कि बताइए थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियमों का प्रतिपादन किया। तो आप बताएंगे कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य रूप से 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 12 पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो बताएंगे आप कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके किया था, ठीक है। किसके ऊपर प्रयोग किया था पावलोव ने? कुत्ते के ऊपर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 13 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। यहाँ पर आपसे थॉर्नडाइक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर। प्रश्न संख्या आपका 14 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि
कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कि जो कोहलर है उसके सीखने के सिद्धांत को पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 15, रुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो आप बताएंगे कि रुचि को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो परिवार की आर्थिक स्थिति है। ठीक है, रुचि को प्रभावित करने वाला कारक परिवार की आर्थिक स्थिति। ठीक है, इसके अलावा अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, इसके अलावा विद्यालय का कठोर वातावरण, ये सारे के सारे रुचि को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देगी, तो वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर और इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बाल विकास के अंतर्गत बाल व्यवस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो आप बताएंगे बाल व्यवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। प्रश्न संख्या आपका 17, अशिक्षित व्यक्ति बालकों में की बुद्धि का जो मापन है वो किस परीक्षण से करते हैं? तो इसको हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। कौन से बुद्धि परीक्षण से? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं पाते। प्रश्न संख्या आपका 18, शास्त्र व्यवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं। शारीरिक विकास में तीव्रता आ जाती है और दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। शास्त्र व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न संख्या आपका 19, इसमें पूछा रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बताइए। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता हो जाएगा मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 20, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्ति को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है और कम सामाजिक होता है। प्रश्न संख्या 21, सीखी की सामग्री को पुनः स्मरण रखने की जो असफलता है वो क्या कहलाती है? तो इसी को हम विस्मृति कहते हैं, यानी कि कुछ याद ना आ पाना ही विस्मृति है। ठीक है, दोबारा से याद ना कर पाना विस्मृति है। प्रश्न संख्या 22, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंद्विता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शास्त्र व्यवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शास्त्र व्यवस्था में बालक को दी जाने वाली जो शिक्षा है उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, पहले आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 24, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। प्रश्न संख्या 25, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने से संबंधित प्रभाव का जो नियम है वो एल थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो कोहलर ने अपने प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताएंगे कि जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, चिंतन क्या है? चिंतन से आशय, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। ये प्रक्रिया किसी समस्या की उपस्थिति हो जाने के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। इसके अलावा आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार चिंतन के विकास से हेतु बच्चों में करके सीखने के क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार बताया गया कि चिंतन जो है वो प्रतीकात्मक व्यवहार है और ये सभी प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 29, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन, दूसरा है अनुकूलन। संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, व्यक्तित्व की कोई परिभाषा लिखिए। तो मन के अनुसार बताया गया व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति स्वरूपों, रुचियों, अभिव्यक्तियों, संगठकों, योजनाओं तथा अभिसरण लाक्षणिक संकलन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका जो
लघुत्तरी प्रश्न ये स्टार्ट होते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना अपनी परीक्षा के लिए। और नीचे आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी आंसर की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो इस क्लास को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास को इससे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।